हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ स्कॉलर में। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? उम्मीद है आप लोग सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, अभी का जो टाइम है आप लोग को पता है, आप लोग देख ही रहे हैं क्या क्या हो रहा है बिहार में, है ना। और बीपीएससी शिक्षक भर्ती बहाली के लिए जो नोटिस आया है, कोर्ट ने स्टे ऑर्डर जो पेश किया है दोस्तों, उस पर हम लोग एक दो बात कर लेते हैं। उसके बाद जो है हम लोग अपने वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। मैथ्स क्वेश्चन इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें ताकि आपको पूरा बात समझ में आ सके। जैसा कि दोस्तों सभी को पता है कि बिहार में 2 चरणों में जिस तेज़ी से शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, इसी गति से विभिन्न जिलों में अयोग्य शिक्षक भी पकड़े जा रहे हैं। पटना हाई कोर्ट के निर्देश के बाद माध्यमिक शिक्षक निदेशक ने एक पत्र जारी किया। इस पत्र में स्पष्ट है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा में 5% की छूट बिहार राज्य के निवासी अभ्यर्थियों को ही सिर्फ दिया जाए। जो 5% का डिस्काउंट है दोस्तों, जो बिहार के स्टूडेंट हैं, जो बिहार के स्टूडेंट टीचर्स हैं, सिर्फ उनको ही दिया जाना चाहिए। बिहार से बाहर रहने वाले व्यक्तियों को पात्रता परीक्षा में 5% की छूट नहीं दी जाए। इसीलिए 60% से कम अंक होने के कारण उक्त शिक्षक भी औपबंधिक नियुक्त रद्द कर दी जाएगी। एक्चुअली अगर मान लीजिए कट ऑफ दोस्तों, जिसका डिस्काउंट देने के बाद, छूट देने के बाद जिसका कट ऑफ 60 से अगर ज़्यादा आ गया, 70 आ गया दोस्तों, या फिर 75 आ गया, उसका तो सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जिनका डिस्काउंट हटा देने के बाद, मान लीजिए अगर डिस्काउंट हटा दिया जाए, अगर उसका 60% से कम हो जाए तो क्या होगा, उनकी जो पात्रता जो नियुक्ति है वो रद्द कर जाएगी शिक्षक की। पटना हाई कोर्ट ने तीसरे चरण में होने वाली शिक्षक बहाली के लिए 7 फरवरी को जारी विज्ञापन संख्या 2224 पर फिलहाल रोक लगा दिया है। जैसे कि आप लोग को पता होगा दोस्तों, न्यूज़ हाल फिलहाल में ही आया है, रोक लगा दिया पटना हाई कोर्ट ने। इसके कारण यह मामला है क्या दोस्तों, इस विज्ञापन के जरिए परीक्षा के आधार पर शिक्षकों के लगभग 87,784 पदों पर बहाली होनी थी। ठीक है दोस्तों, न्यायमूर्ति अंजनी कुमार शरण की एकल पीठ ने संदीप कुमार झा सहित 10 अन्य की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई के बाद अपना फैसला दिया। इसके अलावा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 1 महीने के भीतर अनुबंध शिक्षकों की तरह गेस्ट टीचरों को तरजीह देने के बारे में अंतिम निर्णय लेने का आदेश दिया है। ये तो टीचर लोग थे ही दोस्तों, अब गेस्ट टीचर को भी दे दिया गया है। राज्य सरकार को यह बताया गया है दोस्तों कि 1 महीने के अंदर आप हमें बताएं। यह इंटरनल प्रोसेस है दोस्तों, अगर चाहे तो 10 दिन में भी ये काम हो सकता है, 20 दिन में भी हो सकता है, जितना भी टाइम लगे। ठीक है दोस्तों, अब 1 महीने का अगर टाइम दिया गया है तो आप यकीन मानिए जो आपका एग्ज़ाम 20 जून से स्टार्ट होने वाला था, 20 जून से स्टार्ट होने वाला था आपका एग्ज़ाम, वो तो अब लगभग जून के एंड तक तो एग्ज़ाम पॉसिबिलिटी है नहीं। एग्ज़ाम अगर होगा तो जून के बाद ही होगा, यानी कि अगस्त के फर्स्ट वीक में। अगर वो अभी 10 दिन के बाद ये काम क्लियर कर देते हैं तो आपका एग्ज़ाम अभी भी हो सकता है। वो उनके ऊपर डिपेंड करते हैं, हाई कोर्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं, और राज्य सरकार जो है उनको कब तक यह नोटिस का रिप्लाई देते हैं। हालांकि टाइम तो दिया गया है 1 महीने के अंदर, 1 महीने टाइम दिया गया है दोस्तों, पूरा का पूरा टाइम। ठीक है दोस्तों, कोर्ट ने गेस्ट टीचर को रोजगार के प्रत्येक वर्ष के लिए 5 अंक और अधिकतम 25 अंक देने पर राज्य सरकार को जल्द निर्णय लेने को कहा है। अब जो गेस्ट टीचर हैं, जो 10+2 हैं, लगभग आपका गेस्ट टीचर जो होंगे 4000 से 4500 के आसपास होंगे। ये भी एक अच्छा खासा संख्या है दोस्तों। तो इसमें क्या कहा गया है, जो
प्रत्येक वर्ष होगा उसके लिए 5 अंक होगा और अधिकतम 25 अंक देने पर राज्य सरकार को जल्द निर्णय लेने को कहा गया है। तो दोस्तों आपको अपनी पढ़ाई जारी रखनी है दोस्तों। ये इसी तरीके से कभी नोटिस आएगा कभी नोटिस जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि दोस्तों हम लोग अपना पढ़ाई बाधित कर दें। अगर आपको सिलेक्शन लेना है वो सभी उनका काम है दोस्तों, नोटिस जारी करना, नोटिस वापस भेजना, नोटिस लेना। हम लोग का जो कर्म है दोस्तों, हम लोग का जो कर्म है, स्टूडेंट का जो कर्म है वो है पढ़ाई करना। इसीलिए आप बिना टाइम वेस्ट किए अपने पढ़ाई को डिस्टर्ब ना करेंगे और रेगुलर बेसिस पे आप जैसे वीडियो देखते हैं वैसे वॉच करते रहेंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है दोस्तों, जब भी एग्ज़ाम हो आपको हर हमेशा तैयार रहना है उस एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। हम लोग मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों इस वीडियो का, 127 नंबर क्वेश्चन। यदि डी ई एफ क्रमशः त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं बी सी सी ए बी के मध्य बिंदु हैं तो ए बी सी के केंद्रक के निर्देशांक क्या होंगे। दोस्तों एक त्रिभुज है ए बी सी, क्लियर है दोस्तों। अब इन तीनों का जो मध्य बिंदु है, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा और एक यहाँ होगा। क्लियर है दोस्तों। डी, उसके बाद ई, उसके बाद एफ। डी का निर्देशांक है 1,2, ई का निर्देशांक है 4,-3 और एफ का निर्देशांक है -4,2। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए ये जो नया ट्राइंगल बनेगा इसका भी सेंटर दोस्तों कहीं ना कहीं बीच में ही होगा, समझ रहे हैं इस बात को। और जो पहले वाला होगा इसका भी सेंटर कहीं ना कहीं क्या होगा, बीच में ही होगा। और उसी का हम लोग को क्या करना है, कोऑर्डिनेट निकालना है। और आप लोग को पता होगा दोस्तों त्रिभुज के केंद्रक के जो निर्देशांक होते हैं क्या होते हैं, x1 + x2 + x3 बटा 3, y1 + y2 + y3 बटा 3। ठीक है दोस्तों, ये आपको पता होगा। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। अगर यहाँ इसका निर्देशांक दिया हुआ रहता फिर भी हम लोग यही काम करते हैं, और इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक दिया हुआ है फिर भी हम लोगों को यही चीज़ अप्लाई करनी है। ठीक है दोस्तों, x1 1 हो गया +4 कितना हो गया 5, 5 में 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 बचेगा, 3। अब बटा हम लोग कितना से डिवाइड करते हैं 3। ठीक है, फिर अब y1 2 अब -3 कितना बचेगा -1, -1 में 4 को आप जोड़िएगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा। -1 + 4 कितना होगा 3/3। ये दोनों कट जाएगा तो क्या आपका निर्देशांक निकल गया 1,1, यानी ए इज़ द राइट ऑप्शन। क्लियर है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग के लिए ही हम कोशिश करते हैं कि आपको समझ में आना चाहिए। मेरे पास क्या नॉलेज है डजेंट मैटर, अगर आपको समझ में आ गया आप खुश हैं दोस्तों तो हम खुश हैं। ठीक है दोस्तों, आप वीडियो के एंड तक बने रहें, हम लोग अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं। सारा का सारा क्वेश्चंस आपका पूछा गया है दोस्तों, PYQ है सभी क्वेश्चंस, आप देखिए और समझिए इसको। यदि बिंदु A, B और C संरेखी हैं तो कौन सा कथन सत्य होगा। दोस्तों जो कॉलिनियर वाला क्वेश्चन होता है किस तरीके से सॉल्व करना है आप उसको समझिए। मान लेते हैं ये तीनों पॉइंट इस लाइन पे स्थित है। क्लियर है दोस्तों, तीनों पॉइंट इस लाइन पे स्थित है और सभी का कोऑर्डिनेट दे रखा है। इसका a² 0 दे रखा है, इसका 0, b² दे रखा है और c का 1,1 दे रखा है। आप लोग पढ़े होंगे क्लास 10th में कि अगर 3 बिंदु संरेख होते हैं तो उन तीनों बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 0 के बराबर होता है। वहाँ से अगर हम 0 के बराबर कर देंगे इस एरिया को निकाल कर तो हम लोग को रिलेशन पता चल जाएगा। लेकिन एरिया निकालिएगा दोस्तों तो वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम हो जाएगा, बहुत लंबा चौड़ा फॉर्मूला है दोस्तों। 1/2 × x1 1/2 × x1 y2 -
y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस y3 y1 माइनस y2, इस तरीके से कुछ फॉर्मूला है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम आपको यूनिक तरीका बताने वाले हैं दोस्तों। अगर को 3 पॉइंट एक ही लाइन पे स्थित हो यानी कि संरेख हो, तो कोई भी 2 पॉइंट चाहे ए बी हो या बी सी हो या ए सी हो, कोई भी 2 पॉइंट का स्लोप हम लोग क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं स्लोप ऑफ ए बी बराबर स्लोप ऑफ बी सी। ठीक है, स्लोप आपको पता है दोस्तों कैसे निकालते हैं। स्लोप जो होता है y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 होता है। तो ए बी का स्लोप निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 बी स्क्वायर माइनस 0, क्या हो जाएगा बी स्क्वायर ही हो जाएगा। ठीक है, बी स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे y2 माइनस y1, अब x2 माइनस x1, तो माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा बराबर। अब इसका स्लोप निकालिए, क्या हो जाएगा दोस्तों 1 माइनस बी स्क्वायर y2 माइनस y1 अब बाय x2 माइनस x1 1 हो जाएगा। जब आप 1 से डिवाइड कीजिएगा तो इतना ही आएगा, यानी कि बी स्क्वायर बाय माइनस ए स्क्वायर बराबर क्या होगा 1 माइनस बी स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसको इधर ले आइएगा तो ए स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दोनों तरफ ए स्क्वायर और बी स्क्वायर से भाग दे दीजिएगा तो ए स्क्वायर कट जाएगा तो 1 बाई बी स्क्वायर बचेगा, बी स्क्वायर कट जाएगा तो 1 बाई ए स्क्वायर बचेगा। बायां तरफ क्या बचेगा दोस्तों 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर बराबर, इधर पूरा कट जाएगा 1 के बराबर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 129 नंबर। त्रिभुज ए बी सी इस प्रकार है कि ए बी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर और सी ए इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ और ई एफ बराबर इतना हो तो त्रिभुज डी ई का परिमाप बताइए। किसी भी त्रिभुज का परिमाप निकालने के लिए तीनों भुजाओं का योग होता है और त्रिभुज हमें दे रखा है कि डी ए बी सी समरूप है डी ई एफ। दोस्तों जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो समरूप त्रिभुजों की जो संगत भुजाएं होती है उनका अनुपात हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। हमेशा अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लिखते हैं ए बी बाय डी ई बराबर बी सी बाय ई एफ बराबर ए सी बाय डी एफ। ठीक है, जिस तरीके से इसमें ए बी गए तो उसी तरीके से डी ई, फिर बी सी तो यहाँ पर आ गया ई एफ, फिर ए सी तो फिर यहाँ आ गया डी एफ। ठीक है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर लिख दिए। अब सबका वैल्यू पुट कर दीजिए। ए बी का मान 3 है तो यहाँ 3 बटा डी ई बराबर 2 बटा 4 बराबर 2.5 बटा डी एफ। क्लियर है दोस्तों। अब पहले हम इसको और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा, काटेंगे तो 1/2 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 3 दूना 6, यानी कि डी ई कितना निकल जाएगा 6 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब इसको और इसको सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2 होगा और डी एफ बराबर 2.5 गुना 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और पहले से दे रखा है यहाँ पर ई एफ बराबर 4 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर निकाल लीजिए। सभी भुजाओं का योग 4 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर कितना सेंटीमीटर आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। बी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है, दिख रहा है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 131 नंबर। त्रिभुज ए बी सी में बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, बी डी लंब ए सी। तो इसको समझिए, कोई त्रिभुज है ए बी सी, ए बी सी, ये 90 डिग्री है और ये यहाँ पर लंब है डी। ठीक है, उसके बाद दे रखा है ए सी टोटल और आपका ए डी दे रखा है 3 सेंटीमीटर और पूरा दे रखा है ए सी 9 सेंटीमीटर। तो ये पूछ रहा है कि बी डी की लंबाई क्या होगा। समरूपता प्रमेय जो होता है दोस्तों, जब भी कोई त्रिभुज समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाले भुजा से अगर लंब डाला जाए तो क्या होता है, उन दोनों का जो मल्टीप्लाई होता है यानी कि ए डी गुना डी सी हमेशा
ये जो लंब डाला गया है इसके स्क्वायर के बराबर होता है दोस्तों, इसको याद रखना है आपको, ठीक है। हमेशा समकोण त्रिभुज में अगर ऐसा सिचुएशन हो कि जहाँ समकोण बन रहा है वहाँ से एक लंब डाला जाए तो दोनों टुकड़ी का जो होगा मल्टीप्लाई डाला गया लंब के स्क्वायर के बराबर होगा। सबका वैल्यू रख दीजिए, 3 गुना DC कितना निकल जाएगा, 9 घटा 3 6 हो जाएगा, बराबर BD स्क्वायर। यहाँ से BD निकालिएगा तो रूट अंडर 6 18 रूट अंडर में आ जाएगा। इसका वर्गमूल निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 3√2 सेंटीमीटर। क्लियर है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 131 नंबर। यदि दो त्रिभुजों DEF और PQR में DE इक्वल टू Q, एंगल D इक्वल टू Q, एंगल R इक्वल टू E, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। तो यहाँ पर दो त्रिभुज दिया गया है दोस्तों, DEF, पहला त्रिभुज है DEF और दूसरा है PQR। ध्यान से देखिए इस चीज़ को, ठीक है। D बराबर Q दे रखा है फ्रेंड्स, ये बराबर है ये, और क्या है R बराबर E है। इसको हम डबल टिक से दिखाते हैं, R बराबर E, ठीक है। तो बताया जा रहा है जब अगर एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो तो हम लोग जानते हैं कि ए सिमिलरिटी थ्योरम से वो दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। और जब दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं की अनुपात जो होती है हमेशा क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। सिमिलरिटी से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो बताइए हम लिख सकते हैं DE इसका अनुपात बटा QR, DE बटा QR। जैसे इसमें नाम लिखिएगा वैसे इसमें लिखा जाएगा। देखिए 1 से 2 में गए हैं तो 1 से 2 में गए हैं, ठीक है, DE बटा QR। दूसरा रेशियो लिखते हैं EF बटा RP, EF बटा RP, यहाँ से खाली गया, यहाँ से खाली गया। लास्ट वाला हम लिखेंगे DF एंगल से शुरू किए हैं तो यहाँ भी करेंगे हम लोग DF तो QP। क्लियर है दोस्तों। अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि पहला ऑप्शन है DE बटा PQ, तो देखिए DE बटा PQ है नहीं, बराबर EF बटा RP तो है, लेकिन DE बटा PQ नहीं है, RQ है, ठीक है दोस्तों। दूसरा देखते हैं EF बटा PR या RP, DF बटा PQ, ठीक है। DE बटा QR बराबर DF बटा PQ। ये दोनों सही है दोस्तों, ये गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि PA और PB केंद्र O वाले वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं हैं, जैसे कि एंगल AOB बराबर 110 डिग्री, तो APB बराबर है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक सर्किल है, आपका वृत्त है जिसका केंद्र O है, मान लेते हैं। PA और PB केंद्र O वाले वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं हैं, तो मान लीजिए बाहर में कोई पॉइंट है P और इसका दो स्पर्श रेखा है, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। और हम जानते हैं कि जो स्पर्श रेखा होती है वो जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है, हमेशा जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो P इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, PA और PB दो स्पर्श रेखा हो गया। AOB बराबर 110 डिग्री, AOB बराबर ये पूरा क्या दे रखा है, 110 डिग्री। तो देखिए स्पर्श रेखा जो होती है जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है 90 डिग्री। AOBP अगर ध्यान से देखिएगा तो एक चतुर्भुज बन रहा है जिसमें ये 90 ये 110, तो ये नहीं निकलेगा। 90 और 90 कितना हो गया, 180 और 100 290 हो गया। 290 को 360 में माइनस करेंगे तो ये कितना निकल के आएगा मेरे दोस्तों, 70 डिग्री। ऑप्शन B इज द राइट आंसर। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहीं भी दिक्कत हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें, और कुछ ना कुछ तो होते रहता है दोस्तों एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। आप अपना
पढ़ाई नहीं डिस्टर्ब करेंगे, मेरा यही मानना है। आप आँख मूंद कर पढ़ाई करते रहिए, एग्ज़ाम तो होगा ही, आज हो कल हो परसों हो, ठीक है दोस्तों। और जॉब आपको मिलेगा ही अगर आप पढ़ाई ध्यान से करते रहिएगा तो। किसी बाहरी बिंदु ए से स्पर्श रेखा AP की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। यदि वृत्त के केंद्र O से बिंदु A की दूरी 25 सेंटीमीटर हो तो वृत्त का व्यास क्या होगा? स्पर्श रेखा AP की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। मान लीजिए ये स्पर्श रेखा P है और A है, 24 सेंटीमीटर है। और इसको अगर हम मिला दें ये तो हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। इसका दिया है केंद्र O से बिंदु A की दूरी, इसका मतलब बाहर में बिंदु A है दोस्तों, यहाँ पर P लिख देते हैं। अब A और O से दूरी ये 25 दे रखा है सेंटीमीटर, ये हो गया जाने वाली त्रिज्या पर लंब। तो ये समकोण त्रिभुज बन गया मेरे दोस्त, जिसमें लंब है 24 सेंटीमीटर, उसका कर्ण है 25 है। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होगा? ये 5 सेंटीमीटर रेडियस निकल गया दोस्तों, R बराबर 5 सेंटीमीटर। तो बताइए डायमीटर हमेशा रेडियस का क्या होता है? डबल होता है, 5 दूना 10 सेंटीमीटर। एक सेकेंड सॉरी दोस्तों, क्षमा चाहते हैं। 25 24 है, 625 576 घटाइएगा तो 49 आएगा मेरे दोस्तों। तो 49 का वर्गमूल 7 होता है, ठीक है। आपको करके हम दिखा देते हैं। देखिए 25 का वर्ग क्या होगा? 625, माइनस कर देंगे 24 का वर्ग 576, और इसका रूट अंडर निकालेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा? OP यानी रेडियस निकल जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो माइनस कीजिए, 15 में से 6 गया तो 9 बचा, 11 में से 7 गया 4 बचा, यानी कि रूट अंडर 49। 7 सेंटीमीटर रेडियस निकल गया, 7 सेंटीमीटर रेडियस निकल गया। तो हम लोग डायमीटर निकाल लेते हैं। 7 दूना कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर। B इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 134 नंबर। बिंदु T पर PT वृत्त की स्पर्श रेखा है और PAB वृत्त का छेदक है। यदि PA बराबर 9 सेंटीमीटर और AB बराबर 7 सेंटीमीटर है तो PT बराबर होगा। एक सर्किल है और PT ये मान लेते हैं, ये PT आपका क्या है? एक स्पर्श रेखा है और एक छेदक है PAB। ये मान लीजिए एक छेदक हो गया आपका PAB, ठीक है। PA जिसमें दे रखा है 9 सेंटीमीटर और आपका AB दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछ रहा है दोस्तों PT बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा? तो इसका एक प्रॉपर्टी होता है, इसका एक थ्योरम है कि जब भी एक कोई छेदक रेखा और एक स्पर्श रेखा दिया हो तो स्पर्श रेखा की लंबाई निकालने के लिए एक रिलेशन होता है PT स्क्वायर बराबर PA अगुना क्या होता है? PB, ठीक है। PA अगुना PB, PA गुना PB। क्लियर है? तो PA है 9 गुना PB कितना हो जाएगा? 9 7 16, 16 नमा 144 हो जाएगा। इसका वर्गमूल निकालिएगा तो 12 सेंटीमीटर PT का वैल्यू निकल गया, ठीक है। 12 सेंटीमीटर PT का माना गया, 12 सेंटीमीटर। A नंबर, ऑप्शन A इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है? तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।